नमस्कार दोस्तों। नहीं आती अकेले तो मुसीबत दोस्तों, हमेशा साथ लाए कयामत दोस्तों। नहीं था इश्क तो बेचैन रहता था ये दिल, हुआ है इश्क इसे कहता अब आफत दोस्तों। बिल्कुल, कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी से इश्क किया और नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी से इश्क किया, और इस इश्क के कारण हुआ ये कि हिंदुस्तान भूखमरा और भिखारी देश बन गया, असमानता से जूझता देश बन गया। हालात ये हो गए हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे भूखमरे देशों की लिस्ट में 111 नंबर पे पहुंच गया है। वाह विश्वगुरु वाह। तो आज विश्वगुरु को बधाई बनती है कि उन्होंने एक महान उपलब्धि दिलाई कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश जो कभी हमारे सहयोग से पलते थे, जिनके पास खाने पीने और दूसरी चीजों के लिए हमसे सहयोग लेना पड़ता था, आज वो हमसे बहुत बेहतरीन स्थिति में। सबसे पहले बात करेंगे पड़ोस में पाकिस्तान, जिसको हम बार बार जिल्लत देते हैं। वो पाकिस्तान 102 नंबर पर है, यानी हमसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम 111 नंबर। इसके बाद में बांग्लादेश, जो हम दोनों से टूटकर बना, वो 81वें नंबर पर है, 81 नंबर पर, यानी वो और भी अच्छी स्थिति में है। नेपाल, जो हम पर ही सिर्फ डिपेंड होता था, वो 69 नंबर पर है, यानी 69 नंबर पर। श्रीलंका, वो 60 नंबर पर थे, और हम कहां खड़े। इस तरह का जब हालात हो तो आप सोचिए कहां लाके खड़ा कर दिया, किसने कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे विश्वगुरु हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कर क्या रहे हैं। 18 घंटे काम करते हैं कहते हैं, तो 18 घंटे क्या करते हैं। 18 घंटे ये करते हैं कि आदिवासियों के जल जमीन जंगल को छीनकर, आदिवासियों से छीनकर अडानी को दे दिया जाए। सब है उनके हवाले मगर अडानी पर मेहरबानी और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी पर मेहरबान हैं, और ये बात आज देश का हर एक नागरिक जानता है। पीएम मोदी की अडानी पर की गई ऐसी ही एक और नई मेहरबानी का खुलासा हुआ है। ताजा मामला जुड़ा हुआ है बिजली उद्योग से, जहां कोयला मंत्रालय ने मोदी जी के स्पेशल दोस्त, खासम खास मित्र अडानी के लिए पैरवी कर घने जंगलों में खनन की अनुमति दे दी है। ये मोदी जी की दोस्ती की ही देन थी कि कोयला मंत्रालय ने देश के घने जंगलों में खनन पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय और अपने ही खनन विशेषज्ञों की बात को दरकिनार कर दिया। मानो ये ठान लिया हो कि पर्यावरण बर्बाद हो जाए, जंगल मिट जाएं, मगर दोस्त के खजाने भरे रहने चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि कैसे मोदी जी ने अपने दोस्त को देश की संपत्ति का एक नया तोहफा दिया, और वो भी सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर। दरअसल देश में पावर प्रोड्यूसर्स की एक एसोसिएशन है, और इसका सदस्य है अडानी ग्रुप। साल 2021 के नवंबर महीने में इस एसोसिएशन ने कोयला मंत्रालय को एक पत्र लिखा कि देश के सबसे घने जंगलों में स्थित कोयला ब्लॉकों को नीलामी के लिए खोला जाए। इन ब्लॉक को पर्यावरण मंत्रालय ने पहले से ही खनन के लिए बैन कर रखा था, मगर अब सारी दुनिया एक तरफ, अडानी जी की ख्वाहिश एक तरफ। मोदी सरकार के कोयला मंत्रालय ने अडानी के लिए सारे नियम तोड़ते हुए कोयले के ब्लॉक खोल दिए। ये उसी वक्त की बात है जब मीडिया में यह खबर उड़ाई गई कि देश में कोयले की कमी होने वाली है। फिर क्या था, डर का माहौल बनाकर चोर दरवाजे से अडानी समूह को एंट्री दिला दी गई। इस खुलासे से एक बार फिर यह साबित हुआ है कि मोदी सरकार सिर्फ अडानी के साथ पर और सिर्फ अडानी के ही विकास पर काम कर रही है। वो इस इश्क में पागल है। उनका इश्क इतना तगड़ा है कि इस देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सड़कें और सब कुछ दे चुके हैं। तमाम बंदरगाह दे चुके हैं, देश में दे चुके हैं, देश के बाहर दिलवा रहे हैं, खदानें दिलवा रहे हैं, सब कुछ दिला रहे हैं, और वो लूट करते हैं। वहां बाहर कोयला खरीदते हैं 1000 रुपए का, और हिंदुस्तान में आके बताते हैं कि नहीं, हमने 1500 1600 रुपए खरीदा, और हिंदुस्तान के ऊपर वो थोप देते हैं।
आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी जी की कृपा से अडानी ने फिर एक बार देश को करोड़ों का चूना लगा दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अडानी समूह ने 2019 से 2021 के बीच इंडोनेशिया से कोयले के 30 शिपमेंट मंगवाए। इंडोनेशिया में इस कोयले की कीमत 1073 करोड़ रुपए थी, जो गुजरात पोर्ट पर पहुंचते ही 1570 करोड़ रुपए बताई गई। इस तरह मोदी जी के मित्र अडानी ने कीमत में हेरफेर कर कोयले के सिर्फ 30 शिपमेंट में देश के 533 करोड़ रुपए लूट लिए। अब आगे सुनिए। अडानी समूह ने 2021 से 2023 के बीच इंडोनेशिया से कोयले के ऐसे ही 2000 शिपमेंट मंगवाए थे। अगर मुनाफे का यही औसत रखा जाए तो अडानी ने केवल 2 साल में देश को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है। तो इस तरह पीएम मोदी देश का पैसा अपने दोस्त की तिजोरी में डाल रहे हैं। नतीजा, देश में ऊर्जा, बिजली लगातार महंगी होती जा रही है, जिसका बोझ आम इंसान की जेब पर पड़ रहा है। ये पीएम मोदी और अडानी के दोस्ती का ही असर है कि व्यापार कोई भी हो, फायदा सिर्फ और सिर्फ अडानी को होता है और नुकसान पूरे देश का होता है। मोदी जी अपने दोस्त के साथ मिलकर आम जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और इस तरह मोडानी की महालूट जारी है। यानी हर उसमें लूट, और लूट की ये इंतहा यही नहीं रुकती, न जाने कहां कहां तक जाती है। साहब फिर भी उन पर मेहरबान है, और साहब की मेहरबानी गजब की है। साहब की मेहरबानी यही नहीं है, अडानी को रक्षा क्षेत्र में भी ढकेल देते हैं और वहां भी इसका अपनाते हैं, और नतीजतन हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक इन 9 साल में मार डाले जाते हैं। सेना के नाम पर वोट मांगकर सत्ता की मलाई खाने वाले मोदी के राज में भारत ने करीब 300 वीर सपूतों को 54 से ज्यादा आतंकी हमलों में खोया है। चुनावी मंच से सेना के नाम पर वोट मांगने वाले पंत प्रधान के 9 सालों में देश में 54 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें देश ने अपने 300 से ज्यादा वीर जवानों को खो दिया। लेकिन जिस शख्स को आपने प्रधानमंत्री चुना था, उसे सैनिकों की शहादत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो फिल्म की शूटिंग पार्टियों में मस्त रहता है। हाँ, लेकिन वोट के लिए निर्लज्जता से इन मुद्दों को हर एक मंच से भुनाना नहीं भूलता। राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर लाल किले से सरेआम झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री के असली चेहरे से आज मैं आपका परिचय कराती हूँ। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले आतंकी हमलों पर घर में घुसकर मारने की धमकी देते थे। 56 इंच का सीना और लाल आंख दिखाकर डराने की बात करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जब जब देश पर आतंकी हमले हुए, इनकी घिघी बंध जाती है। दुश्मन का नाम सुनते ही इनका सीना सिकुड़ जाता है। गजब तो ये है कि इजराइल में चल रहे तनाव पर मोदी परेशान हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है, लेकिन देश के शूरवीरों की शहादत पर इन्हें रत्ती भर भी शोक नहीं होता। जब से इन्होंने कुर्सी संभाली है, तब से लेकर आज तक देश में 54 से ज्यादा बार आतंकियों ने हमारे ऊपर हमले किए हैं, जिसका खामियाजा हमें अपने करीब 300 जवानों की शहादत देकर चुकाना पड़ा है। लेकिन मजाल है, पंत प्रधान की जुबान से एक शब्द भी निकला हो। 2014 में 5 आतंकी हमले हुए, जिसमें 27 सुरक्षा बलों की हत्या कर दी गई। साल 2015 में देश में 9 आतंकी हमले हुए, जिसमें 27 जवान शहीद हो गए। साल 2016 में 18 आतंकी हमले हुए, जिसमें 82 जवान शहीद हुए। साल 2017 में 8 आतंकी हमले हुए, 35 जवान शहीद हो गए। साल 2018 में 4 आतंकी हमले हुए, 11 जवान शहीद हो गए। साल 2019 में 3 आतंकी हमले हुए, 50 जवान शहीद हो गए। साल 2020 में एक ही आतंकी हमले में 20 जवान शहीद हो गए। साल 2021 में एक आतंकी हमला हुआ और उसमें 5 जवान शहीद हुए। साल 2022 में एक आतंकी हमला हुआ और उसमें 4 जवान शहीद हुए। और इस साल यानी 2023 में
अब तक 4 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें 17 जवानों की शहादत हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इन शूरवीरों को श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझा, एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। बेशर्मी इतनी कि जिस वक्त एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को आखिरी विदाई दे रहा था, साहब दिल्ली में बड़ी ही बेहयाई से जश्न मना रहे थे। जब एक माँ का कलेजा चीख चीख कर अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, तब देश का प्रधानमंत्री पार्टी ऑफिस में अपने ऊपर फूलों की बारिश करा रहा था। इतना लापरवाह और इतना लज्जाहीन प्रधानमंत्री देश ने पहले कभी नहीं देखा है। सेना के साथ इस अन्याय और अपमान का हिसाब जनता आपको कुर्सी से उतार कर करेगी। तो साहब सैनिक भी मरवाएंगे, हमारे लोगों को भी मराएंगे, भुखमरा बनाएंगे, तो फिर ढकेंगे कैसे? ढकने के लिए गोदी मीडिया है ना, वो बताएगा विश्व गुरु के डंके बज रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और विश्व गुरु के लोग क्या करेंगे? और फिलिस्तीन ये, इजराइल जीते, इजराइल के लिए ये, उसके लिए आरती कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? गंगा की आरती कर रहे हैं, इजराइल जीते। कोई कहीं पूजा कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है। गजब है। और फिर उनके विश्वगुरु अचानक एकदम से पाला बदलते हैं और भारत सरकार एक स्टेटमेंट जारी करता है, हम तो फिलिस्तीन के सदैव समर्थक थे, हैं और रहेंगे। अब आप समझिए अब क्या कहेंगे। उनके तमाम मुख्यमंत्री भी गाना गाने लगते हैं। अच्छा, कांग्रेस ने कुछ कहा नहीं और कांग्रेस के खिलाफ लेके चल पड़े कि वो हमास की समर्थक है। हमास की घटना का सबने विरोध किया। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से किया। लेकिन फिलिस्तीन का पहले दिन से साथ था, क्योंकि फिलिस्तीन की जमीनें और सब कुछ कब्जा किसने की है अवैध तौर पे? इजराइल। इजराइल का जब नामो निशान नहीं था, उसको फिलिस्तीन ने शरण दी थी और उन्हीं की जमीनों को उसने कब्जा कर लिया और अलग देश बना लिया। दुनिया के तमाम पश्चिमी देशों ने मिलकर उसे देश बना दिया, क्योंकि फिलिस्तीन उन्हें पसंद नहीं था। तो इस तरह के तमाम खेल हैं, एक खेल नहीं है। लेकिन इन सारे खेल के बाद भी सच्चाई तो सच्चाई है। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी का इश्क अडानी से इतना ज्यादा है कि वो सिर्फ देश को लूटने और लुटवाने में लगे हैं। और उसके लिए अब उन्होंने जंगलों के बीच में जो पवित्र, जिनको आदिवासी लोग पूजते थे, वहां पर ठेका दे दिया। और ठेका देने के लिए भी कितना खेल किया। वो खेल आप समझिए, पहले ठेके की निकाली, फिर डेट निकाली, फिर निकाली और उसके बाद में अचानक बगैर किसी टेंडर के उन्हें दे दिया। हाँ समझिए। तो यानी अडानी को देने के लिए कितने नियम बदले गए, कानून बदले गए, सब कुछ बदला गया। याद करिए कांग्रेस के शासन में यही कहते थे कोलगेट फर्जी, और आज कोलगेट क्या, महा कोलगेट हो रहे हैं। कोई पूछने वाला है? तब कहते थे 2G हुआ ही नहीं, कोर्ट में साबित हो गया। खुद इन्होंने कह दिया कि नहीं, सिर्फ ये असेसमेंट थे। और इनके समय में 5G घोटाला हो गया। छोड़िए, कौन से घोटाले की बात करें? घोटालों की बात करेंगे तो घोटालों ही की सरकार है। घोटालों के अलावा करती क्या है? घोटाले करती है, अदानी को लाभ देती है। आपकी जेब से जीएसटी और दूसरी चीजों के नाम पे जो लूट होती है, तमाम तरह की जीएसटी लगा दी जाती है, हिडन चार्जेस लगा दिए जाते हैं, रेलवे से लेके सब कुछ। और हालात यह है कि रेलवे पे सुरक्षा सरचार्ज इतना लगा दिया गया और नतीजा क्या हुआ कि रेल दुर्घटनाएं रोज ब रोज बढ़ती जा रही। जो हुआ अभी कल ही की बात, जो बिहार में हुआ, उस रेल दुर्घटना को क्या कहेंगे? सब प्रसाद है नरेंद्र मोदी जी का। क्यों? क्योंकि अडानी को, अंबानी को, इन सबको देना है। क्या देना है? रेल सौंपनी है, ये सौंपना है, ट्रैक सौंपने हैं, सब सौंपना है। रक्षा विभाग की जमीनें सौंपनी है।
तो इस देश के सैनिकों को मरवाओ, इस देश का सब कुछ लूटो और सब कुछ ये करो। तो उसी के सापेक्ष इस देश के लोगों के हक के लिए लड़ाई कौन लड़ा? राहुल गांधी। तो साहब वो मुलजिम हो जाता है। राहुल गांधी जाकर के लद्दाख में जब ये देखता है कि किस तरीके से चीन को जमीनें कब्जा कराई गई तो उस पर मुकदमा हो जाता है। लेकिन वहां की जनता यकीन करती है और जनता वहां पर उनको जिता के लेके आती है और नकार देती है भारतीय जनता पार्टी को। यह भी एक सत्य है। यह भी सत्य है कि राहुल गांधी समझते हैं इस देश के भविष्य को क्या चाहिए। वो इस देश की बेटियों के साथ बात करते हैं, उनको बताते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। तो साहब एक तरफ लुटेरे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के देश को बनाने जोड़ने वाले हैं। और यह इतिहास है कि उन्होंने सिर्फ बनाया है, इस देश से कुछ लिया नहीं, इस देश को सिर्फ दिया है। चाहे इस देश के कोई इंस्टीट्यूट्स हों, संस्थाएं हों, इस देश के अंदर जो भी एसेट्स हैं वो कांग्रेस के बनाए हैं, राहुल गांधी के ही परिवार के बनाए हैं, नेहरू गांधी के। लेकिन आज की सरकार सिर्फ लूट रही है आपसे, आपके घर से, आपके परिवार से। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया है, भुखमरा देश बन गया है और न जाने क्या क्या हो गया है, क्योंकि विश्वगुरु है। तो साहब विश्वगुरु का तमाशा देखते रहिए। ये तमाशा ही कर सकते हैं। मंदिर में कहेंगे कैलाश दर्शन कर रहे हैं, वो भी रेड कारपेट पे झूमते हुए मदारी जा रहा है। यही इनका सत्य है। तो सच को पहचानिए, जानिए, यह आपका काम है। नहीं तो भुखमरे तो बनी गए हैं, बेरोजगार बनी गए हैं। अब आत्महत्या करने के मामले में भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है। जय हिंद।